ओके गाइस, आगे चालू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? बीओपी क्राइसिस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बीओपी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीओपी क्राइसिस है क्या, बोलना क्या चाहता है बीओपी क्राइसिस, तो उसके बारे में आज से हम लोग स्टडी चालू करेंगे। बीओपी क्राइसिस रिलेट्स टू बीओपी डेफिसिट। बीओपी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बीओपी की बात करते हैं। बीओपी का मतलब एनीबॉडी? बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आप बीओटी बोल रहे हो ना, उसके ऊपर होता है बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होता है वो बीओटी के ऊपर होता है, क्योंकि बीओटी जो होता है ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इन सब चीजों के बारे में मैं क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं यहां पे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। डेफिसिट बीओपी मतलब बीओपी क्राइसिस का एग्जैक्टली मतलब क्या है? डेफिसिट बीओपी या बीओपी क्राइसिस का मतलब है इट रिलेट्स टू बीओपी डेफिसिट। किसके बारे में बात करता है? बीओपी डेफिसिट के बारे में। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बीओपी बेसिकली किस चीज के बारे में बात करता है? देखना बेटा, बीओपी बात करता है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? आपके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। किससे हो रहे हैं आपके ट्रांजैक्शंस? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो आपके यहां पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, आपके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इंडिया के ट्रांजैक्शन जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं, इंडिया जब ट्रांजैक्शन करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो यानी कि कुछ तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, कुछ तो हम लोग यहां पे सामान भिजवाते हैं, मतलब गुड सेल करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर करते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे जब हम सर्विसेज देते हैं, सारे काम करते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है। तो जब हमारे पास पैसा आता है तो उससे तो कहते हैं हम टोटल पेमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? टोटल पेमेंट्स। और जब पैसा भिजवाते हैं तो क्या होता है? वो जो हमारे पास पैसा आता है टोटल रिसीट्स, और जब हम पैसा भिजवाते हैं उसे क्या कहते हैं? टोटल पेमेंट्स। तो पैसा आया तो क्या बोला आपने? टोटल रिसीट्स। पैसा गया तो आपने क्या नाम दिया? टोटल पेमेंट्स। सो जो डिफरेंस होता है टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स का, अगर वो क्या है? टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स, अगर वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अगर वो क्या है? पॉजिटिव है। समझना इस बात को। टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स क्या है? पॉजिटिव है। एक तो सीन ये हो सकता है, और एक टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स क्या है? नेगेटिव है। एक ये हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो बीओपी सरप्लस है, और अगर ऐसा है तो बीओपी क्राइसिस है। हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो रखा है कंट्री में? बीओपी क्राइसिस हो रखा है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बीओपी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब बीओपी क्राइसिस हुआ, मतलब इंडिया ने कमाया कम, खर्चा किया ज्यादा, सिचुएशन हम लोग की इस तरीके की हो चुकी है, तो क्या करें? तो बीओपी क्राइसिस रिलेट्स टू बीओपी डेफिसिट, the difference between total receipts and total payments of a country on account of its economic transaction with the rest of the world. By the end of 1990 our BOP accounts revealed that 1990 तक BOP accounts क्या दिखाने लग गए थे वो सुनना, ठीक है? CAD, that is current account deficit, was mounting up. Borrowing from rest of the world were consistently high. तो क्या बोलता है? ठीक है, current account deficit. अब BOP में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट का मतलब इट्स लाइक सेल परचेज, और कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि कोई एसेट क्रिएट करना, कोई लोन लेना, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो करंट अकाउंट में डेफिसिट का मतलब होता है कि जब हम गुड्स क्या करते हैं, इंडिया से बाहर भेजते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास पैसा आ रहा है और जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं, सो समवेयर इंपोर्ट्स आर हायर देन आर एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स हमारे क्या है? बहुत ज्यादा हैं। किससे? एक्सपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट्स है हमारे कम, इंपोर्ट्स है हमारे बहुत ज्यादा। एक्सपोर्ट्स है हमारे कम, इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा, मतलब मंगवा रहे हैं हम बहुत ज्यादा, उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। तो हमारा क्या हो चुका है? यहाँ पे करंट अकाउंट में डेफिसिट हो चुका है। क्या हो चुका है? करंट अकाउंट में डेफिसिट हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज कंसिस्टेंटली हाई। बोरिंग्स क्या थी? कंसिस्टेंटली हाई थी। जो हमने पूरी दुनिया से जो उधारी ली है वो क्या थी? कंसिस्टेंटली हाई हो चुकी थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे डेफिसिट आएगा तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोन्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? हमें लोन्स लेने पड़ेंगे। और लोन्स भी क्या हो रहे थे? कंसिडरेबली हाई होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे। In 1980-81,
CAD was high as rupees 2214 crore in 1990-1991 is shot up to 17,367 करोड़। आप देख रहे हो क्या क्या हालत हो रही है। मतलब जो लॉस आपका कितना था 2214 करोड़, ठीक है, वो कितना हो गया 17,367 करोड़, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच वर 12% ऑफ जीडीपी। हमारे जीडीपी का 12% तो हमारी उधारी है, ठीक है। शॉट अप टू इन 1980, ठीक है, शॉट अप टू 23% इन 1990। तो सोचो जो 12% था वो सीधे कितना हो गया 23%। तो 12% का उधारी थी वो सीधे 23% जा चुकी है। मतलब 1/4 ऑफ द इकोनॉमी तो डूबी हुई है। मतलब इंडिया 1/4 अपने आप को बेच सकता है, 1/4 ऑफ द इकोनॉमी हमारी डूब चुकी है। इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग आ चुके थे। In the wake of these factors, NEP was the only alternative. तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हमारे पास एक ही रास्ता नजर आया, ठीक है, क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, और मैं आपको वो रीजंस बता रहा हूं, ठीक है, क्यों हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। समझ रहे हो क्यों हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, वो रीजन है। अब आप एक बात सुनो, एक एग्जाम्पल सुनना, एक क्वेश्चन सुनना। आपके एग्जाम में असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है। किसका क्वेश्चन आता है? असर्शन और रीजन का। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन सुनना। असर्शन आया आपके पास, बाय द एंड ऑफ 1990 आवर बीओपी अकाउंट्स रिवील्ड दैट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट वर माउंटिंग अप, बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर कंसिस्टेंटली हाई। रीजन मतलब इसका असर्शन, सॉरी असर्शन है, असर्शन पहले लिखते हैं अपन। असर्शन लिखा अपन ने, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, ठीक है, was a decision taken by the government because of so many reasons, और so many reasons के अंदर उन्होंने एक रीजन दे दिया, और वो रीजन दे दिया ये, by the end of 1990 our BOP accounts revealed that current account deficit were mounting up and borrowing from rest of the world were consistently high। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो assertion है उसका करेक्ट रीजन है क्या ये, जो assertion है उसका करेक्ट रीजन है क्या ये, ठीक है, जो assertion है वो तो सही है, रीजन भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे के लिए करेक्ट नहीं है। तीसरा बोल सकता है कि assertion, ठीक है, तो ठीक है बट रीजन गलत है, और चौथा बोल सकता है कि assertion और रीजन, ठीक है, दोनों ही गलत है। तो अपना आंसर क्या आएगा कि करेक्ट assertion है और उसका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। आप समझ रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके का क्या है, assertion और रीजन वाले क्वेश्चंस हमारे, ठीक है, दीज आर लाइक ठीक है, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, मतलब दिमाग को घुमा फिरा देंगे ये क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अपन प्रैक्टिस करेंगे, पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे क्या है, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है ना कि इसका रीजन यही है, ये टॉपिक है एंड इसका रीजन यही है, तो ही हम उस assertion और रीजन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उस assertion और रीजन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दिस विल बी द प्रॉब्लम। समझ आई क्या बात है? बोलो। ओके, आगे लिखा है इसके अंदर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट क्या है? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक नेक्स्ट रीजन ये है, मतलब हम लोग कंटिन्यूअसली रीजंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी इंडिया में आई। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्यों इंडिया में आई, इसकी रीजंस क्या है, हम कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हुए जा रहे हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, इसका पहला पॉइंट हमने देखा था इसके अंदर, ठीक है, नीड फॉर इकोनॉमिक, सबसे पहले क्या था, नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, रिफॉर्म्स, हाई फिस्कल डेफिसिट। दूसरा हमने क्या देखा, बीओपी क्राइसिस। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे क्या कर गए थे, फॉल कर गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब होता है जो पैसा किसके पास रखा हुआ है, आरबीआई के पास रखा हुआ है। किसके पास रखा हुआ है, आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो जो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और वो पैसा कम हो गया था, डिप्लीट हो गया था। क्या हो गया था, कम हो गया था, डिप्लीट हो गया था। अब देखो एक एग्जांपल देके बताता हूं, होता क्या है, आज मैंने आपको 10 करोड़ रुपए आपके पास दे दिए, उस 10 करोड़ का अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन करोगे, ठीक है, 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, 4 करोड़ का घर ले लिया, 6 करोड़ तो गए आपके हाथ से। 2 करोड़ की गाड़ी, 4 करोड़ का घर, 6 करोड़ तो गए आपके हाथ से। अब आपके पास कितने बचे, 4 करोड़। अब आपको क्या करना है, अब आपको दुनिया घूमनी, ट्रिप्स लगानी है, पार्टियां करनी है, ठीक है। अब आप ये सब कर रहे हो, साल भर में पैसा खत्म। यस और नो? एक ऐसा केस भी हुआ था, अगर आपने इस तरीके का स्टोरी सुना हो, एक बंदे का जिसने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स जीते थे लॉटरी के अंदर, ठीक है, और इन सब अय्याशियों में उसने खर्च कर दिए, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर वो फिर से भिखारी बन गया। मतलब वो था एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, एक मतलब एक होता ना बहुत ही लो जॉब, लो प्रोफाइल जॉब करने वाला पर्सन, ठीक है। उसने कुछ 70 मिलियन डॉलर्स के आसपास, 70 मिलियन डॉलर्स के आसपास लॉटरी में जीते,
ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट जीता था, $70 मिलियन, बहुत ज्यादा उसने अमाउंट जीता था। फिर उसने खूब पार्टियां करी, खूब पार्टियां करी, खूब पैसा खर्च करा, खूब पैसा उड़ाया, और 1 2 3 साल के अंदर अंदर वो फिर से गरीब हो चुका था और फिर से उसकी लाइफ वही हो चुकी थी। सारा पैसा एसेट पे, सारा पैसा लग्जरी पे उड़ाया, एसेट एक भी नहीं। हाँ, आप पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। देयर वाज वन गाय इन यूएस, ठीक है, और उसने इसी तरीके की हरकत करी और सब उड़ा दिया, ठीक है। ये आते हैं ना फन फैक्ट्स वगैरह, ठीक है, उसके अंदर मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। फिर मैंने गूगल करा इसके बारे में तो देखा तो ये स्टोरी सही थी। करते हैं, ठीक है, लोग इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है भाई। पैसा तो डैन बिल्जेरियन भी उड़ाती है, बट वो कमाता है क्योंकि वो कसिनो में खेलता है, उसका काम है कसिनो में खेलना, और उसमें कमा लेता है वो, उसके कसिनोज भी हैं खुद के। तो उसने क्या करा, कमाया, एसेट्स बना ली एसेट्स, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब उड़ाते रहे जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं, उसको वो एसेट्स उसको कमा के देती रहेगी। तो यही चीज है, यही फर्क है कि अगर हमारे पास पैसा था, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंडिया के बारे में। अगर इंडिया के पास पैसा था तो वो पैसा कमाने में अगर आएगा, उससे रेगुलर बेसिस पे इनकम होती जाएगी, तो क्या होगा, तो सरप्लस इकट्ठा हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो अल्टीमेटली आप किस में चले जाओगे, डेफिसिट में चले जाओगे। किस में चले जाओगे, डेफिसिट में चले जाओगे। यही हुआ हमारे साथ। इन 1990 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स fell to such a low level that these were not enough to pay for an import bill of even 10 days। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि हम 10 दिन का भी क्या नहीं कर सकते थे, इंपोर्ट बिल पे नहीं कर सकते थे। मतलब आप 10 दिन भी अपनी कंट्री को नहीं चला सकते। वहां से पेट्रोल आया, अब आपके पास 10 दिन का भी पेमेंट देने को बचा नहीं है, इतनी बुरी सिचुएशन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट वर 8151 करोड़ इन 1986-87 declined sharply to 8252 in 1989-90। This situation became so serious that the government had to mortgage country's gold reserve। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि हमारी कंट्री का गोल्ड रिजर्व, ठीक है, वो भी हमने क्या करा, वो भी हमने उधार रखवाया वर्ल्ड बैंक के पास में, टू डिस्चार्ज द डेट ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंगली द नीड फॉर एनईपी। समझ रहे हो, मतलब इंसान के साथ इतनी बुरी कंडीशन हो गई, घर गिरवी रखवा दिया, गोल्ड गिरवी रखवा दिया। सोचो, इमेजिन करो, इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी इनके साथ, ठीक है। तब जाके क्या हुआ, तब जाके हम लोग थोड़ा सा डेट रीपे कर पाए, उधारी चुका पाए। तो हमें भाई, अगर आपको हर साल लॉस हो रहा है, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली लॉस खा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए ना। अगर आप कभी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे और हर साल लॉस खाते रहोगे, फिर तो आप गलती कर रहे हो, फिर तो आप बेवकूफ दिखा रहे हो, बेवकूफी दिखा रहे हो। तो हर साल क्या करना चाहिए, अपने को पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई पॉलिसी ढंग से काम नहीं कर रही है, आपको दिख रहा है कि उस पॉलिसी से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, थोड़ी भी सक्सेस मिले, उधारी थोड़ी भी कम हो, थोड़ा भी प्रॉफिट आए, तो दिख रहा है कि हाँ स्ट्रैटेजी इस पे काम कर सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, उसको रिमूव करना चाहिए। वैसे ही कंट्री ने किया, वैसे ही हमारी कंट्री ने किया। दो आवर कंट्री टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मैनेजिंग दीस थिंग्स, बट हाँ समवेयर हमने इसको अचीव कर लिया अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। फोर्थ क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो चौथा जो रीजन था, ठीक है, एनईपी आने का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने का था, वो था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। क्या था चौथा रीजन, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है वो देखिएगा। देखो, prior to 1991, despite good monsoon for 3 consecutive years, there was inflationary spiral in the country. Inflation was triggered by a rapid increase in money supply owing to borrowings by the government to cope with fiscal deficit. Because of inflation, economic crisis deepened from bad to worse. The need for NEP was further strengthened. ये क्या बोलता है कि देखो हुआ क्या, ठीक है, हमारी कंट्री इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में फंस चुकी थी। मॉनसून अच्छा हुआ, देखो 1991 से पहले तो इंडिया बहुत ज्यादा ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। आज इंडिया की 50% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 15% हम लोग जीडीपी कमाते हैं एग्रीकल्चर से। कितना, 15% हम लोग जीडीपी से कमाते हैं, जीडीपी कमाते हैं एग्रीकल्चर से। मतलब आप सिचुएशन देखो, जीडीपी का 15% आता है एग्रीकल्चर से, और समवेयर हमारी पॉपुलेशन कितनी काम करती है वहां पे, 50%। ये तो आज की सिचुएशन है 2015 से 2020 के अराउंड की। ओके, अगर मैं आपको 1990 की सिचुएशन बताऊं तो 1990 में सिचुएशन ये थी
कि हम लोग के जीडीपी का करीब करीब 50% हम लोग कमाते थे किससे, एग्रीकल्चर से, और हम लोग की जो पॉपुलेशन थी ना, ठीक है, उसका करीब 75 to 78%, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में थी। 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी, और हम लोग करीब करीब 50%, मतलब हमारी जीडीपी सोचो कितनी कम थी उस टाइम। समझ रहे हो? अब हुआ क्या, जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन काम ही एग्रीकल्चर का कर रही है, इसी चीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा कि 1991 से पहले अच्छा खासा मॉनसून होने के बावजूद भी हम लोग उसका एडवांटेज नहीं ले पाए, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ते ही क्या हुआ, फिर से हम लोग ने जो एक्स्ट्रा कमाया, जो ज्यादा कमाया, वो सब क्या हो गया, डिप्लीट हो गया। मतलब अगर आप इमेजिन करो, आज अगर किसी की सैलरी बढ़ती भी है तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी की सैलरी 10-15% से राइज भी होती है ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे नहीं उसके, ठीक है, क्यों नहीं बचेंगे, आज मैंने मेरे एम्प्लॉय की 2000 से सैलरी बढ़ा दी, तो वो उतना ही है जितना वो पहले कमा रहा था, अभी भी वो उतना ही कमा रहा है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल रीजन बताता हूँ मैं आपको, क्यों? उसका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। कहां वो पेट्रोल के 2000 रुपए महीने के खर्च कर रहा था, अभी सरकार ने महंगाई करके वो पेट्रोल को 2500 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 2500 कर दिया तो उसके 500 रुपए क्या हो गए, ज्यादा लगने लग गए, वहां पे उसका नुकसान होने लग गया। दूसरा, घर का जो खाना आता है, उसके राशन जो आता है, वो जहां पे 3000 रुपए का आ रहा था, वहां पे 4000 का हो गया, लो भैया उसके 1000 रुपए और लग गए। बाकी चीजों में कीमतें बढ़ा दी, दूध की कीमत बढ़ गई, ठीक है, हर चीज की क्या हो गई, हर चीज की, दाल देखो कितनी एक्सपेंसिव हो रही है, ऑयल देखो कितना एक्सपेंसिव हो रखा है, मतलब ऑयल इज समवेयर लाइक 130 रुपीज पर लीटर। ऑयल इज नॉर्मल ऑयल, चंबल का जो तेल आता है 130 रुपए पर लीटर का आ रहा है, आप सोचो, ठीक है। देसी की ओरिजिनल घी का, तो उसका तो सुनो प्राइस पूछो ही मत, वैसे भी ओरिजिनल आता नहीं है, और ओरिजिनल आता है 2500-3000 रुपए किलो के हिसाब से। अगर उससे थोड़ा सा लोकल पे जाओ ना, जो थोड़ा सा मतलब ठीक है, रीजनेबल है, ठीक है, वो 800-900-1000 रुपए किलो से कम नहीं आता, और जो एकदम लोकल और कचरा आता है ना, वो आता है 500-600 रुपए किलो का घी। अब आप सोच के देखो, खुद इमेजिन करके देखो क्या सिचुएशन हो रखी है। सरकार चाहती है गाड़ी मत चलाओ, पैदल चलो, सरकार चाहती है ऑयल मत खाओ, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से काम चलाओ, और वो भी एक्सपेंसिव कर रखा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा, पेट्रोल डीजल से हर चीज महंगी हो गई। तो हम लोग ऐसे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में अभी भी फंसे हुए हैं, तो हम सोच नहीं सकते। बहुत बुरी कंडीशन है कंट्री की, बहुत बुरी कंडीशन। अभी भी हमें कोई ना कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए फिर से, ठीक है। आपके बाद वाले आने वाले बच्चों का कोर्स बढ़ेगा, देखना। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, अब ये भी है, ठीक है, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनकी परफॉर्मेंस वो और ज्यादा पुअर थी। ये बोलता है सेवरल थाउजेंड करोड़ रुपीस वर इन्वेस्टेड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीएसयूज इन इंडिया। हजारों लाखों करोड़ लगा दिए इनके अंदर, ठीक है, मगर इनको तो भाई साहब ग्रो ही नहीं करना, हर चीज में लॉस। बीएसएनएल भाई साहब वो लॉस में, कोल इंडिया वो लॉस में, ठीक है, एनटीपीसी वो लॉस में, एनएचपीसी वो लॉस में। जो सरकारी कंपनी देखो तो हर कंपनी क्या हो रही है, लॉस में हो रही है। सब सारे के सारे यूजर्स है, फिर भी पता नहीं लॉस में चल रही है। रेलवेज को देखो तो वो लॉस में, हर चीज, बस सर्विसेज वो लॉस में, होटल इंडस्ट्री वो लॉस में, सरकार का सारा बिजनेस सब कुछ करीब किस में चल रहा था, लॉस में चल रहा था। बट मोस्ट ऑफ दीज टर्न्ड आउट टू बी ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ करप्शन। तो आधे से ज्यादा जगह तो क्या बन चुकी थी, करप्शन की जगह बन चुकी थी। इट लेड टू ह्यूज लॉसेस। अब करप्शन मतलब आधे से ज्यादा लोग के काम होते नहीं, जो पैसा कमाएगा उसी का काम होगा, ठीक है। एनईपी वाज नीडेड टू रिवर्स दिस ट्रेंड, एनईपी की जरूरत थी। एक्चुअली करप्शन जो बढ़ा था ना, वो 1980s से लेकर 1990s के बीच में सबसे ज्यादा बढ़ा था। अगर उस टाइम पे 1980s के अंदर ही हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते तो उस टाइम पे शायद करप्शन बढ़ता नहीं। तो उसके बाद आदतें हो गई, सबके दिमाग में आ गया कि सरकार से काम कराने, सरकारी आदमी से काम कराने तो पैसे देने पड़ेंगे। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे कोई जानकार है ना, वो लोग उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में उन लोग के रिजॉर्ट्स हैं, उत्तराखंड में उनके रिजॉर्ट्स हैं। अब सुनो क्या हुआ, उन्होंने नया रिजॉर्ट बनाया। अब वहां पे उनको क्या चाहिए था, वहां पे उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी और कम्युनिकेशन चाहिए था। अब उसके लिए उनको पोल लगाना था जंगल के अंदर, जंगल में पोल लगाना अलाउड नहीं होता। तो वहां का जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उससे बात करी, फॉरेस्ट कमिश्नर से बात करी, तो फॉरेस्ट कमिश्नर ने पता क्या बोला, फॉरेस्ट कमिश्नर ने बोला आज बात नहीं करेंगे, ठीक है, अगले हफ्ते बेटे की शादी है उसमें जरूर आना। आज बात नहीं करेंगे, अगले हफ्ते बेटे की शादी है उसमें जरूर आना। बेटे की शादी में पहुंचे, अब वो समझ तो गए थे क्यों बुलाया बेटे की शादी में, ऐसे तो बुलाया नहीं होगा।
बेटे की शादी में क्या लिफाफा तो देना ही पड़ेगा। बेटे की शादी में पहुंचे, बोले जी सर, बोले हाँ याद आ गया। वो वहां पे लिफाफे वाला काउंटर है, ठीक है, वहां पे वो आप जमा करा दीजिए 50,000, नाम लिखवा दीजिएगा, बेटे की शादी में आपने आशीर्वाद दिया है, ठीक है। गए 50,000 जमा करा दिए, बेटे की शादी में 50,000 का आशीर्वाद। मतलब आप सोच रहे हो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, एक छोटा सा भी सबूत नहीं छोड़ा करप्शन का। बोले हाँ देखे गए बेटे की शादी में 50,000, अब मेरे को क्या पता क्यों देखे गए, होगा कुछ, दे गया, मैं क्या कर सकता हूं। नोबडी कैन चैलेंज। सरकार भी आके कुछ नहीं बोल सकती भैया तूने करप्शन किया, कहां किया। बेटे की शादी में बता तो रहा हूं 50,000 देके गए, लिस्ट बनी हुई है। देखो ना तो मैंने उस बंदे का नाम बताया और ना ही मुझे उसका नाम बताया। आपको समझ आ गया, हाँ या नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखना, तो सेवरल थाउजेंड करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए बट कुछ नहीं करा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है एनईपी, एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फाइनली चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वापस से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब तीनों के बारे में एक बार ऐसे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मतलब पॉलिसीज को लिबरल करना। क्या करना? पॉलिसीज को लिबरल करना। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है पॉलिसीज को इजी करना। क्या करना? पॉलिसीज को इजी करना। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है पॉलिसीज को इजी कर देना। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट कर रखी थी। पॉलिसीज क्या कर रखी थी? बड़ी स्ट्रिक्ट कर रखी थी। हर चीज पे लाइसेंस। अब आपने एक मूवी आई थी गुरु, अगर आपने देखी हो तो। गुरु, अभिषेक बच्चन ने उसमें एक्ट किया था एंड दैट मूवी वाज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी। आपने किसी ने नहीं देखी गुरु? गुरु आपने देखी, वेरी गुड। ठीक है, गुरु इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी। मतलब मुझे ना ये इसकी क्या नाम है, अभिषेक बच्चन की वन ऑफ दी जेम मूवी लगती है। मतलब जिसमें अभिषेक बच्चन की सच में अच्छी एक्टिंग दिखी है मेरे को। मतलब अगर आपको अभिषेक बच्चन की सच में एक्टिंग देखनी है तो ये देखना, बाकी देखनी है तो ओवर एक्टिंग देखना। ठीक है, 2007 की मूवी है। हाँ एग्जैक्टली 2007 की मूवी, इसलिए आप लोगों ने नहीं देखी। अगर अभी के टाइम आई भी होती ना तो ये सुपर डुपर हिट होती। मतलब अगर अभी ये मूवी रिलीज होती, ठीक है, तो या तो अगर इसकी वेब सीरीज रिलीज होती ना, तो ये जो आई थी ना अभी 1992 उसकी जितनी हिट जाती। और अगर ये मूवी बनती तो कम से कम ये मूवी होती 150-200 करोड़ वाली, कम से कम कमाती। बहुत अच्छी, उस टाइम पे भी हिट अच्छी हुई थी। तो सुनो क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। उस मूवी के अंदर मैं बताता हूँ, उस मूवी के अंदर तो चलो उसको फंसाने की कोशिश करी थी, बट वो मतलब पुलिस वाला भी अपना सही काम कर रहा था। बट हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। धीरूभाई अंबानी को लाइसेंस मिला क्या इतना टेक्सटाइल का काम कर सकते हो। उनका टेक्सटाइल्स का काम था। स्टार्टिंग में उन्होंने रिलायंस के फैब्रिक्स बनाना चालू किया था। सबसे पहले उन्होंने वहीं से शुरुआत करी थी, उसी की उन्होंने फैक्ट्री चालू करी थी। बाकी स्टोरी तो छोड़ो, वो सब अपन बात नहीं करते। अपन तो मैं तो सिर्फ आपको कोर बताता हूँ कि हो क्या रहा था, देखना। तो हुआ क्या था, उस टाइम पे उन्होंने फैक्ट्री चालू करी। अब फैक्ट्री चालू करी, फैक्ट्री वाज लाइक, फैक्ट्री उनकी जो थी ना, मैं आपको बताता हूँ, वो जैसे अब आपको ये दिख रही है, ये मेरी फैक्ट्री दिख रही है आपको। आप मेरे फैक्ट्री के अंदर एंटर हुए, ठीक है, आप फैक्ट्री के अंदर एंटर हुए, ये आपको फैक्ट्री दिख गई, दिस इज दी फैक्ट्री, ये आपको फैक्ट्री दिख गई। ठीक है, सबको इतनी फैक्ट्री विजिट कराते थे। ये फैक्ट्री थी, कोई भी आता था सरकार बोले देखो विद लाइसेंस कैपेसिटी में अंदर अंदर काम हो रहा है, इतनी मशीन्स की आपने परमिशन दे रखी है, उतनी मशीन्स की अगर यहाँ पे काम कर रही है, उतनी ही परमिशन से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। समझ गए? फिर यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से एंटर होने का एक रास्ता है, और उस रास्ते के बाद जब वो एंटर हुए तो उसके अंदर दिखाया कि ये दरवाजा खुला और ये दरवाजा खुल के दिस वाज द फैक्ट्री साइज। मतलब आप समझो, सरकार ने जितनी परमिशन दे रखी है वो जस्ट 10 to 20% था, रेस्ट 80% जो था ना, वो कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता था। और वो सब क्या होता था? वो सब होता था इंडिया से एक्सपोर्ट। ये सरकार को नहीं पता था, और ये सरकार को पता नहीं था। गलती था देखो सरकार की तरफ से, तो ये भाई गलती तो सरकार की थी ना। आज अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है तो उसे एक्सपैंड क्यों नहीं करने दे रहे?
और रिलायंस में बता रहा हूँ आपको, सब जगह पैसा खिलाता था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा खाते थे लोग। तो करप्शन वहीं से तो हुआ। अगर सरकार पहले ही बोल देती कि तुम्हें जितना बिजनेस करना है करो, तो तुम्हें करप्शन करने की जरूरत ही नहीं थी। बाद में जैसे ही क्या हुआ, उसके बाद उसके ऊपर केस हुआ था, ठीक है, ऐसा आया था कि लकवा हो गया था उसको, ठीक है, वो पैरालाइज हो गया था, ठीक है, धीरूभाई अंबानी कुछ टाइम तक, मतलब मूवी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पैरालाइज हो गया था। देन फाइनली कोर्ट में उसको अपेयर करा गया, कोर्ट में उसे रीजन पूछा गया, तो उसने सिर्फ रीजन बोला कि भैया मैं बिजनेस कर रहा था, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा था। तो अगर आपको लगाना है तो मेरे पे फाइन लगा दो, पेनल्टी लगा दो, बट आप मेरे को जेल में नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और सुनो, मेरी वजह से इकोनॉमी ने ग्रोथ ही करी है, मेरी वजह से 2000 लोग को एक्स्ट्रा, 2000 लोग तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ एग्जांपल देके, 2000 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है, उसकी वजह से आपको टैक्स मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में लेके आता हूँ, ठीक है, तो कितने सारे लोगों को काम मिल रहा है। तो और इसके अलावा पब्लिक पूरी धीरूभाई अंबानी के साथ खड़ी थी ये बोल के कि सर आपके शेयर की वजह से, आपके शेयर की वजह से, ठीक है, आपके शेयर्स हमने खरीदे थे और शेयर्स बेच के मैंने मेरी बेटी की शादी करी है, शेयर्स ने, आपने शेयर्स में इतनी ग्रोथ दी है। और धीरूभाई अंबानी वाज द वन जो जब एनुअल जनरल मीटिंग देता था ना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखता था, तो मीटिंग रखता था ऑडिटोरियम, वो इसमें क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, इतनी बड़ी मीटिंग होती थी उसकी, इतने सारे लोग उस मीटिंग को अटेंड करने जाते थे। तो यही चीजें रिफ्लेक्ट करता है कि इसने इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। बट यही तो है कि सरकार की सोच से पहले धीरूभाई अंबानी की सोच उससे बहुत ज्यादा आगे थी। आप समझ रहे हो भाई, अंबानी की सोच जो थी वो सरकार की सोच से 30 साल आगे थी। सरकार अगर ये चीज उस टाइम पे सोच के ढंग से काम करती तो हम लोग की कंट्री कितनी ज्यादा ग्रो हो जाती। यस और नो? समझ आ रही सिचुएशन आपको? तो यही चीजें बोलना चाहता है कि दिस इज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, वेयर गवर्नमेंट रिड्यूसेस द लाइसेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसेस को रिमूव करना। नेक्स्ट आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में सरकार को लगा कि भैया हमसे कंपनी संभल नहीं रही, इनको प्राइवेटाइज कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब बाहर की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी को ज्वाइन करना, एक बनाना। तो इसमें अपन ने क्या किया? इसमें अपन ने रास्ते ओपन कर दिए, सारे ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए। जो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है करो, जो इंडिया से बाहर जाके बिजनेस करना चाहता है करो, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आना चाहती है तो तभी आ सकती है फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर, जब वो क्या करे, इंडियन कंपनी से पार्टनरशिप करे, ठीक है। तो ये सब बहुत सब बंद कर दिया, बोले डायरेक्ट फॉरेन कंपनी इंडिया में आ सकती है, किसी से कोई पार्टनरशिप करना, किसी से कोई बात करने की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए क्या? बोलो भाई। So liberalization of the economy means freedom of producing units from direct or physical control imposed by the government. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फिजिकल कंट्रोल, ठीक है, और ये सब कंट्रोल्स हटा दिए। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं अपन, क्या दे रखा है? Following are some notable observations in this regard. Prior to 1991, government has imposed several types of controls on private enterprises in the domestic economy. बहुत सारे कंट्रोल्स हैं हमारे ऊपर। These included industrial licensing system. सबसे घटिया तो यही चीज थी, हर चीज में लाइसेंस लेना है, ठीक है। प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, सरकार प्राइस कंट्रोल भी कर रही है, इतने से ज्यादा भी नहीं बेच सकते, फाइनेंसेस के ऊपर कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ गुड्स कर रही है, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो उसके लिए लाइसेंस लो। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस, मतलब जो अमीर घराने हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं। आगे लिखा है इसमें, इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट सेवरल शॉर्टकमिंग्स हैड इमर्ज्ड इन इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दीस कंट्रोल्स। गवर्नमेंट को बाद में रियलाइज हुआ कि इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा कमियां रह गई। These controls has given rise to corruption, undue delays and inefficiency. इसकी वजह से क्या हुआ? तीन चीजें, करप्शन बढ़ गया, undue delays हो गया, inefficiency दिखा रही थी सरकारी लोग। In view of these facts, liberalization of the economy was considered as a key component of NEP. ये सबसे important component था। Greater reliance to be placed on the market forces, मतलब market forces मतलब demand and supply के ऊपर ज्यादा हमें confidence होना चाहिए, rather than checks and controls. For example, developing countries like कोरिया ने भी यही चालू किया, कोरिया ने बहुत पहले एनईपी लॉन्च कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में थाईलैंड ने, सिंगापुर ने, और आप देखो उनकी ग्रोथ देखो यार आप, मतलब आज की डेट में टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हाई कौन है? कोरियन कंट्रीज ही है, कोरिया की कंट्रीज ही है, कोरिया ही है भाई। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, या साउथ कोरिया? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से पीछे तो कुछ भी नहीं। हाँ,
साउथ ज्यादा चलता है हमेशा। इसी तरीके से नॉर्थ अफ्रीका से ज्यादा बेटर है साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा बेटर साउथ अमेरिका। पता नहीं है थोड़ा साउथ का है थोड़ा, ठीक है, वो नॉर्थ की मूवीज से ज्यादा बेटर साउथ की मूवीज। That has achieved rapid growth due to liberalization were considered as worthy, ठीक है, emulsion। तो ये बोलता है लिबरलाइजेशन को ज्यादा बेटर कंसिडर करा गया और इसी वजह से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन की वजह से सबसे पहले फोकस करा गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर गई। चलो हाँ एंड करते हैं।